हेलो स्टूडेंट आज मैं डिस्कस करूंगा प्रोबेबिलिटी टॉपिक को। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले तो कंसेप्ट बेस्ड टर्म्स हैं। सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस डिस्कस करूंगा। सैंपल स्पेस तो आपको पता ही है क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को बोलते हैं सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सैंपल स्पेस हो जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if even intersection E2 is equal to phi, then these events are known as mutually exclusive event. अगर इंटरसेक्शन फाई है तो उसे क्या बोलोगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलोगे। अगर एग्जॉस्टिव इवेंट, दो इवेंट्स का अगर यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट। इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई हो जाए तो एक्सक्लूसिव, यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस हो जाए तो एग्जॉस्टिव इवेंट बोल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि कोई भी अगर ए सेट है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन ए नॉट लिख देते हैं और कुछ जगह पे ए बार लिख देते हैं, वो कुछ भी लिख दो, आप कोई फर्क नहीं है। मतलब इससे मैं सिंपल लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए भी लिख सकता हूं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आपको बेसिक चीज पता होगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1। दोनों का टोटल 1 हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट्स। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो इससे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एडिशन थ्योरम, बेसिक चीज एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाए तो इस टर्म्स को क्या बोलते हैं? एडिशन थ्योरम बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस अभी जो तक किया जो मैंने उसी के ऊपर बेस्ड। मैं ना सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर मैं आगे कोई टॉपिक डिस्कस करूंगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है क्या अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, गिवन ए स्लैश बी आ जाए तो इसे गिवन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ए गिवन बी मतलब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है व्हेन बी हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करोगे जब बी ऑलरेडी अकर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। क्लियर है? और फिर क्या होता है? बी गिवन ए, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। जब ए ऑलरेडी आ रहा है तो बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। इसके लिए सिंपल सा एक रिजल्ट होता है। अगर ए गिवन बी फाइंड आउट करना है तो हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली बी गिवन ए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली ए गिवन बी, ए इंटरसेक्शन बी, नीचे डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई दिक्कत नहीं है तो ये ए गिवन बी टर्म बन के मल्टीप्लिकेशन मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस को अब मैं स्टार्ट करूंगा। बी गिवन ए आ गया, देखो पहली टर्म हमारे पास गिवन है टू इवेंट्स ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता, बी गिवन ए फाइंड आउट करना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मैंने क्या बोला? डायरेक्टली रिजल्ट लगा दो। बी इंटरसेक्शन ए होल डिवाइडेड बाय जो टर्म पीछे है उसे नीचे लिख दे। सिंपल, बी इंटरसेक्शन ए कितना पता है? 7/10। 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी पता है? 4/5। बस इसे आप सॉल्व करोगे 7/10 5/4 कैंसिल हो जाएगा 2, 7/8 फाइनल आंसर। 7/8 फाइनल आंसर है। कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? समझ आ गया टर्म? If A and B are two events such that probability of A given B equal to probability of B given A, तो हमें टर्म फाइंड आउट करनी। देखो इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है।
इसे मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली दूसरी टर्म को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, साफ ही दिखाई दे रहा ऑप्शन कौन सी होगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन डी फाइनल आंसर है। क्लियर है। ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, हमारे पास दो इवेंट्स पता है ई एंड एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ पता है। हमें फाइंड आउट करना है एफ गिवन ई। देखो एफ गिवन ई फाइंड आउट करना है तो उसके लिए इंटरसेक्शन चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ही चाहिए। इंटरसेक्शन नहीं है तो हम इस चीज का यूज करके मतलब एडिशन थ्योरम लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करोगे। कैसे आएगी एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.1, मैं इसे फ्रैक्शन में लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/10, ई यूनियन एफ पता है हमें 4/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें फाइंड आउट करना। ये तो साफ ही दिखाई देगा, ये भी 4/10 ये भी 4/10 कैंसिल हो गया, 4/10 4/10 पूरा कैंसिल हो गया, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 0। कौन सी ऑप्शन बन के आ गई है, डी ऑप्शन फाइनल आंसर। क्लियर है। देखो ना डी ऑप्शन की होगी क्योंकि अगर ई इंटरसेक्शन एफ 0 आया है तो हमारे पास जब मैं रिजल्ट भी लगाऊंगा एफ गिवन ई तो रिजल्ट लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जब न्यूमिनेटर वाली टर्म ही 0 होगी तो बाकी सारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट डी ऑप्शन लिख दी थी। क्लियर है, डी ऑप्शन फाइनल आंसर हो गया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, अगर कोई दो इवेंट्स पता है ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1/2, बी नॉट इक्वल टू 2/3, ए इंटरसेक्शन बी पता हमने फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी नॉट फाइंड आउट करना है। क्लियर है, कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1/2, इससे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर सकता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मींस 1 माइनस 1/2, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 1/2। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 आ गया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मैं उल्टा लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो 1 माइनस 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन के आ जाएगी 1/3 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 1/2। क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी पता है। देखो फिर जो टर्म फाइंड आउट करनी है, ए गिवन ए नॉट गिवन बी नॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है, ए नॉट गिवन बी नॉट फाइंड आउट करना है। तो इस स्टेप को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अगर देखो अलग अलग ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो अकॉर्डिंग टू सेट्स चैप्टर के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, तो इसे क्या बोल सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट लिख सकते हो, ए यूनियन बी होल नॉट। क्लियर है, ये तो याद होगा आपको। अब फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब 1 माइनस ए यूनियन बी हमारे पास गिवन है, नहीं ए यूनियन बी तो गिवन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है बी पता है, इससे ए यूनियन बी भी आ जाएगा, मैं इसी स्टेप में लिख देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन के लिए बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस, मैं इसी स्टेप में फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो प्लीज फॉर्मूला देखना, मैं इस जगह पे ही लगा देता हूं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ए यूनियन बी फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया था 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना पता 1/4, एलसीएम आ जाएगा 12, तो ऊपर बनेगा 6 प्लस 4 माइनस 3, 7/12 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/12 हो गया, इस वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दो, वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या बन के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी वाली वैल्यू पुट कर दो 7/12, 7/12 होल डिवाइडेड बाय बी नॉट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी नॉट प्रोबेबिलिटी 2/3, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे 5/12 और 3/2 ऊपर चला जाएगा 4, आंसर क्या बन के आ जाएगा 5/8। ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर है। कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं, इजी क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। चलो फिर नेक्स्ट 2024 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। लगा देते हैं, सिंपल कंडीशन लगाएंगे ए गिवन बी वाली ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी, गिवन वाली सेम कंडीशन दोबारा से अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी। ये तो आपको पता है ये कंडीशन क्या होती है, इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया कैंसिल। अब एक खास चीज, सेट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर मैं बिल्कुल बेसिक सेट्स के अकॉर्डिंग सोचता हूं, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, इस तरह से दो सेट्स हैं, किसी भी तरफ मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ए है ये बी है, सिंपल सोचो, अगर मैंने लिखा ए नॉट एंड बी, बी तो आएगा पूरा बट ए वाला ये पोर्शन नहीं आएगा, तो सिर्फ ये वाला पार्ट हो गया। देखो ना कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सोचो, बी आएगा बट उसमें ए नहीं आएगा, बी आएगा बट ए नहीं आएगा, तो ये इस तरफ वाला पोर्शन हो गया। इस पोर्शन को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी वाली टर्म है, इसमें से ये इंटरसेक्शन वाली टर्म क्या कर दोगे आप, सबट्रैक्ट कर दोगे, बी में से ये कॉमन वाली टर्म हटा दोगे, बी में से कॉमन टर्म हटाओगे तो क्या बन के आएगी टर्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये स्टेप समझ में आया ना, क्या हमने फाइंड आउट करना था ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो मतलब बी में से कॉमन पार्ट हटाओगे तो ये वाला पार्ट ही आएगा ना, मैंने बी में से कॉमन पार्ट हटा दिया तो ये पार्ट आ गया, इस तरफ ए इंटरसेक्शन बी शिफ्ट कर दो तो क्या बन के आएगी टर्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस है, इस तरफ जाके प्लस हो गया तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कौन सी ऑप्शन बन के आ गई है, सी ऑप्शन फाइनल आंसर बन के आ गया, ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो चलो, टू इवेंट्स ई एंड एफ, दो इवेंट्स पता है हमें ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड एफ गिवन ई दोनों पता है, ई गिवन एफ एंड एफ गिवन ई पता है, तो हम कैसे करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है, ई यूनियन एफ पता है, इंटरसेक्शन भी नहीं पता और सेकंड एलिमेंट भी नहीं पता। हाँ एक चीज गिवन है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये ना मैं आगे अभी डिस्कस करता हूं ई एंड एफ इंडिपेंडेंट क्या होता है, बट मैं बता देता हूं क्या होता है। अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन यही होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कंडीशन होती है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब देखो जो हमारे पास गिवन है, प्लीज अपनी गिवन टर्म्स के ऊपर चलूंगा मैं, ई गिवन एफ हमें फाइंड आउट, ई गिवन एफ माइनस एफ गिवन ई फाइंड आउट करना है। ई गिवन एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय क्या होगा डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई जो पीछे होता है वो नंबर नीचे आता है, ये तो क्लैरिटी होगी आपको।
अब इंडिपेंडेंट गिवन है तो ऊपर वाली कंडीशन ये बन के आ गई, ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है तो इसे इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन में लगा देंगे तो क्या बन के आएगी टर्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैंसिल, इस तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैंसिल, तो जो रिमेनिंग टर्म बच के आएगी तो क्या बन के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया। ठीक है जी, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखो मैं इस स्टेप से कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूं, जो यूनियन गिवन है इसका भी तो कोई यूज होगा ना, ई यूनियन है, इससे पक्का वैल्यू आ जाएगी, बस वो वैल्यू पुट करोगे आंसर हो जाएगा। ई यूनियन एफ, इसे मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस, इसे मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। इस सब तो सेम ही लिख दिया मैंने, ई यूनियन एफ, वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगी 5/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फिर नहीं पता। 2/10 इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स में से कॉमन क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो अंदर बच जाएगा 1 - 3/10, 1 - 3/10। तो इससे क्या वैल्यू बच के आएगी, देखो एलसीएम लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू, इस स्टेप की वैल्यू मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू 7/10, 10 कैंसल, तो 2/7 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। समझ में आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया 2/7, 2/7 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्लीज कैलकुलेशन जरूर चेक करते जाना आप एक एक बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी हो गया, दोनों वैल्यूज पुट कर दो, 3/10 माइनस 2/7, एलसीएम लगा दो 70, 21 - 20, देन आंसर हो गया 1/70, मतलब ऑप्शन सी फाइनल आंसर बनके आ गया जी। कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट, 5 पेयर कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, हमारे पास 5 कॉइन्स को टॉस करते हैं और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप इज दिस, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 कॉइन्स को टॉस करना है, प्रोबेबिलिटी 5 पेयर कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, उसमें से एक के ऊपर मिनिमम एक टर्म के ऊपर कॉइन है, हेड आए, तो एटलीस्ट, बहुत ही इजी वे से करूंगा, बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड फाइंड आउट करना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड कि कोई भी हेड ना आए। अब देखो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगी, अगर मैं 5 कॉइन्स को टॉस करता हूं, 5 कॉइन्स को टॉस करोगे तो एक कॉइन पे हेड टेल, तो 5 कॉइन्स में टोटल सैंपल स्पेस कितनी होती है, 2⁵5 मतलब 32, ठीक है ना, टोटल टर्म्स तो 2⁵5 होती है ना, 32, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। और उसमें से कितनी टर्म्स में से, उसमें से कितने टर्म्स में से किसी भी टर्म के ऊपर हेड नहीं आएगा, मैंने लिखा नो हेड, नो हेड। आप सैंपल स्पेस लिखते हो तो नो हेड वाली सिर्फ एक टर्म आएगी जिसमें कोई भी हेड नहीं आएगा, जब वो सारे नंबर्स क्या होंगे, टेल 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 वाला केस होगा, क्लियर है ना। तो कितने केस होंगे, सिर्फ 1 केस होगा जिसके ऊपर नो हेड, मतलब कोई भी हेड नहीं आएगा, कोई भी हेड नहीं आएगा, तो सिर्फ एक केस है, डिवाइडेड बाय 2⁵5 मतलब 32, और कहां से सब्ट्रैक्ट करना, वहां से सब्ट्रैक्ट, बेसिक सा क्वेश्चन था। तो क्या आंसर बन के आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 31/32 हमारा फाइनल आंसर बन के, तो ऑप्शन सी ही फाइनल आंसर है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन सिखाया मैंने जी। हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल हो गया जी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो मैं पहले से डिस्कस कर रहा हूं, देखो क्या है,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने सिखा तो पहले दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, तो हम इसे क्या सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो समझ याद है ना। तो इसी चीज का मैं दोबारा से यूज करूंगा स्टेटमेंट सम्स के अंदर। देखो कैसे, इफ द सम ऑफ द नंबर obtained on throwing of pair of dice is 9, हमें गिवन है कि सम ऑफ नंबर, ये गिवन टर्म है, सम ऑफ नंबर ऑन पेयर ऑफ डाइस इज 9, सम है जो पेयर्स ऑफ डाइस के ऊपर 9 है, देन फाइंड देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन ऑफ वन ऑफ द डाई इज 4, हमने प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड आउट करनी है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाइज इज 4, किसी एक डाई के ऊपर जो नंबर आएगा वो 4 आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले मैं ए लेट कर लेता हूं, जो ऊपर नंबर गिवन है सम 9, सम 9 वाले सैंपल स्पेसेस लिखेंगे तो क्या होंगे सैंपल स्पेसेस, 3 6, 2 वाली किसी भी टर्म में 9 नहीं आता, 4 5, 5 4, 6 3, ठीक है जी। एंड बी क्या है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाई इज 4, वन नंबर मतलब डाई के ऊपर नंबर क्या आएगा, 4 ऑन वन डाई, मैंने इसे बी लेट कर दिया। तो इस केस में सैंपल स्पेस क्या होगी, 4 ऑन वन डाई मतलब 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 ऑलरेडी आ गया, 4 5, 4 6, क्लियर है। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब 4 5 एंड 5 4 ऑनली, 4 5 एंड 5 4, सिर्फ दो ही नंबर्स आएंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जी। देखो अब फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन डाई इज 4, हमने वन डाई के ऊपर जो नंबर आएगा 4 उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, ऑलरेडी क्या पता है कि सम क्या है 9 है, तो वो ऑलरेडी टर्म गिवन है तो उसे गिवन 9 लिखते हैं। इस स्टेप की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी इंटरसेक्शन ए मतलब कितनी टर्म्स हैं, 2/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ए मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो कितना हो जाएगा 4/36, 36 कैंसल, 2/4 मतलब 1/2, हमारा फाइनल आंसर क्या है, डी ऑप्शन ही फाइनल आंसर बन गया। कोई डाउट नहीं है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो जरा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो बहुत ही बेसिक होती है, क्या अगर लिखने में मैं सिंपल चीज है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई दो इवेंट्स हैं, सिंपल चीज समझना, दो इवेंट्स हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, सपोज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करूंगा। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी आ गई है, फिर मैं किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा, बी की प्रोबेबिलिटी। देखो जब आप बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो ऑलरेडी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो चुकी है, पहले आ गई है, तो क्या लिख देंगे, बी गिवन है। मतलब जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट की, फिर जब बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो गिवन क्या है कि ए ऑलरेडी अक्कर हो गया है, ए ऑलरेडी अक्कर हो गया है। क्लियर है। सिमिलरली और इसी चीज को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस स्टेप को मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मैंने पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दी, फिर जब ए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे देन ऑलरेडी पता है कि बी फाइंड आउट हो गया। जब ए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो क्या पता है कि बी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आ गई है, ए गिवन बी। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट, इसी से इंडिपेंडेंट बनता था। इंडिपेंडेंट में क्या है सेम चीज, ए इंटरसेक्शन बी, कोई अलग चीज नहीं है, बट जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले फाइंड आउट होगी, बट जब बी वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो ए के ऊपर कुछ डिपेंडेंट नहीं है, ए के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। मतलब मैं जैसे पहले वाला क्वेश्चन करता हूं, मैं एक बैग में से दो टर्म्स फाइंड आउट कर लेता हूं। अगर बैग एक है, इसमें से मैंने 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स है, मैंने पहले बैग से एक रेड निकाल ली,
फिर इसी बैग से दूसरी रेड बॉल या ब्लैक बॉल फाइंड आउट कर ली। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट। बट इंडिपेंडेंट में क्या हुआ कि मेरे पास बैग ही दो डिफरेंट है, बैग ही दो डिफरेंट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन तो बहुत तरह के बन सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बोलूं कि मैंने फर्स्ट रेड फर्स्ट बैग से निकाली, फर्स्ट रेड फर्स्ट बैग से निकाली, देन सेकंड रेड सेकंड बैग से निकाली। जब सेकंड बॉल सेकंड बैग से निकाली है तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकते। जब बी से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब सेकंड बैग से कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, तो क्या वो फर्स्ट वाले का फैक्ट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो इसलिए ये इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट बन के आता है। समझ में आ गया ना कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड इंडिपेंडेंट दोनों ही अच्छे कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी गई है सॉल्व करने के लिए। हुज चांस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3 एंड 1/4। जिनको सॉल्व करने के चांसेस आपको पता है 1/2, 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। इफ द इवेंट्स ऑफ देयर सॉल्विंग प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/4 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना बनेगा? सब्ट्रैक्ट करके 1/2 ही आएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितना आएगा? 2/3 बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट कितना बनेगा? 3/4 बनेगा। ये सब्ट्रैक्ट तो आपको करना आता है, आई थिंक क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। अगर उसने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व तो बहुत तरीके से हो सकती है। क्या सिर्फ ए कर दे बी एंड सी ना कर पाए, फिर बी कर दे ए एंड सी ना कर पाए, सी कर दे ए एंड बी ना कर पाए, फिर ए बी सॉल्व कर दे सी ना कर पाए, बी सी सॉल्व कर दे ए ना कर पाए, मतलब इसमें से टोटल 7 केसेस बन जाएंगे। वो करना बहुत लेंथी है। अगर हमने सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व ही करवाना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, मैं ऐसे लिख देता हूं कि 1 माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। नॉट सॉल्व क्या प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाए? अगर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस मतलब ए भी सॉल्व ना कर पाए एंड बी भी सॉल्व ना कर पाए एंड सी भी सॉल्व ना कर पाए। क्या तीनों ही सॉल्व ना कर पाए? अगर तीनों पर्सन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट। तीनों पर्सन सॉल्व नहीं कर पाए, मैंने अलग अलग क्यों कर दिया? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट गिवन है। ठीक है जी, तो वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा वैल्यू पुट करके? 1 माइनस 1/2, 2/3, 3/4, 3/4। देखो 3 3 कैंसिल हो गया, सॉरी। तो आंसर क्या बन के आएगा? 3/4। ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन डी फाइनल आंसर बन के आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। The probability that A speaks the truth is 4/5 and B speaking the truth is 3/4. The probability that they contradict each other, दोनों एक दूसरे को contradict करेंगे, contradict each other in stating the same fact, किसी भी सेम फैक्ट के ऊपर। मतलब देखो क्या है कि A के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5। ट्रुथ कितने केसेस में नहीं बोलेगा? 1/5। करना आता है ना? 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 करोगे तो 1/5 आ जाएगा। सिमिलरली बी के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी पता है? 3/4। बी नॉट कितना हो जाएगा? 1/4। बी नॉट 1/4 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट किस तरह करेंगे कि अगर ए सच बोलेगा तो बी सच नहीं बोलेगा, ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना। क्या अगर प्रोबेबिलिटी है अगर ए सच बोलेगा देन बी सच नहीं बोलेगा, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर ए सच नहीं बोलेगा तो बी सच बोलेगा, तभी तो एक ही फैक्ट के ऊपर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है,
इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं इसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/5, 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5। तो बस सिंपल सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ गया, देखिए रहा कैलकुलेशन करके 7/20 फाइनल आंसर हो जाएगा। 7/20 हमारा फाइनल आंसर बनके आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि सारी टर्म्स को कंबाइन करके लिख देंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, मतलब अलग अलग टर्म्स के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर। क्वेश्चंस में क्लैरिटी हो जाएगी। मैं सिंपल चीज सिखाता हूं कि जितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी उनका सम 1 होता है, खास चीजें होती है। इसी क्वेश्चन में देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स हमें पता है, ये बॉक्स जो पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पता है, वेयर के इज सम अननोन कांस्टेंट, के पता नहीं अननोन कांस्टेंट है। द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 2, हमने आंसर फाइंड आउट करना है जब वो 2 के ऊपर है, मतलब आंसर तो 2k है, एक्चुअली फाइंड आउट 2k करना है। बोला ना कि कब आंसर फाइंड आउट करना है, x टेक्स अ वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 2 आ जाए तो k की वैल्यू 2 फाइंड आउट करनी है, मतलब k वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम सारी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमने 0 के लिए भी कर दी, 1 आउटकम के लिए भी, 2, 3 एंड 4 सारे आउटकम्स के लिए प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर दोगे तो उसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। मतलब जैसे कि मेरे पास 5 बॉल्स है, 4 बॉल्स हैं, मैं बोलूं कि 4 व्हाइट बॉल्स हैं, या तो कोई भी व्हाइट नहीं आएगी, या 1 व्हाइट आएगी, या 2 व्हाइट, या 3 व्हाइट, या 4 व्हाइट, सबकी प्रोबेबिलिटीज पता है। और जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनका सम क्या पता है, हमेशा 1 होता है। तो मैं 1 सम कर देता हूं, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1, 1/10 k 2k k 1/10 is equal to 1, 2/10 2 3 4 4k is equal to 1, 4k is equal to 1 minus 2/10, 4k is equal to 8/10, k वैल्यू क्या आएगी 2/10, मतलब k वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है जी, k वैल्यू क्या बन के आ जाएगी 1/5 आ जाएगी k वैल्यू। कोई डाउट नहीं है, k वैल्यू होगी, k वैल्यू 1/5 हो जाएगी। फिर देखो हमने फाइंड आउट करना फॉर x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए तो आंसर क्या है 2k, 2k आंसर है ना, वैल्यू ऑफ k पुट कर दो 1/5, देन फाइनल आंसर 2/5। ऑप्शन बी फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी फाइनल आंसर बनके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, पता ही आपको असर्शन रीजन क्या टर्म्स होती हैं, देखते हैं क्या चीज है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट पता है, हमने ये प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि क्या आ रही है। देखो ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट पता है, तो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/8 पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना होगा 7/8। अब देखो क्योंकि फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए ए एंड नॉट बी, देखो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट एंड बी भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, ए नॉट एंड बी भी क्या होंगे इंडिपेंडेंट ही बनेंगे। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 7/8 फाइंड आउट किया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या फाइंड आउट किया 7/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया ऊपर 1/4, तो आंसर क्या बन के आएगा 7/32। तो ऑप्शन ठीक आ रही है, मतलब असर्शन हमारा ठीक आ रहा है। रीजन में क्या पता है, रीजन में पता है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो ठीक है। एंड ए नॉट एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने ऊपर भी यूज किया ना, तो हमारा असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, दोनों इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर बन के आ जाएगा, ऑप्शन ए। कोई डाउट नहीं है, इजी था। सेकंड कंडीशन के ऊपर चलते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, अगर ए एंड बी दो इवेंट्स पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता है, ए गिवन बी फाइंड आउट करना, कैसे करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी पता है तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसे मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/8, ए इंटरसेक्शन बी पता नहीं है, ए यूनियन बी पता है 3/4, 3/4, 8 देखो ना एलसीएम लगाओगे ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे भी 8 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन के आ जाएगा 1 माइनस 3/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन के आ जाएगा 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड आउट करना है, ए गिवन बी फाइंड आउट करना है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी प्रोबेबिलिटी कितनी पता है 5/8, तो 1/4 इंटू 5/8 8/5 कैंसिल हो गया, 2/5 हमारा असर्शन ठीक आ गया आंसर। रीजन में तो बस ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट मैंने यूज किया, ये सेकंड फॉर्मूला मैंने इस जगह पे यूज किया, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए ही इस केस में भी फाइनल आंसर बन के आएगा, ऑप्शन ए ही फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, two coins are tossed simultaneously, the probability of getting two heads, if it is known that at least one head comes up with 1/3, और नीचे टर्म गिवन दी हुई है probability of f given e equal to probability, देखो दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, फाइंड द probability of getting two heads, दो कॉइन्स को टॉस करोगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या आएगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टोटल सैंपल स्पेस ये बनेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, टू हेड्स, इसे मैं ए लेट कर लेता हूं, दो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, मतलब बी क्या है, कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड किस में आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया। देखो क्या है इसमें, इंटरसेक्शन क्या बन के आया, हेड हेड, क्वेश्चन समझना ना, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट करना है गेटिंग टू हेड्स, मतलब किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, गेटिंग टू हेड्स, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इफ इट इज नोन दैट मतलब गिवन है, क्या गिवन है, गिवन क्या है बी, मतलब एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, बी गिवन है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, ये हेड 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 है तो 1/4, ये वाला है ना हेड हेड, तो 1/4, बी की प्रोबेबिलिटी कितने टर्म्स हैं, 3, तो 3/4 कैंसिल हो गया, 1/3 हमारा असर्शन आ गया, बिल्कुल ठीक है। और रीजन में तो सिर्फ सिंपल फॉर्मूला यूज किया, यही वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज हो गया, मतलब फिर वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए ही हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा इस केस में भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्कस करूंगा वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, दो कार्ड्स को ड्रॉन किया गया एट अ रैंडम एंड 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट देखना, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बॉल अंदर से निकाली और बाहर ही रख दी, वापस अंदर नहीं जाएगी, मतलब मेरे पास 5 बॉल्स है, मैंने फर्स्ट बॉल बाहर निकाली, उसे बाहर रख दिया, वापस अंदर नहीं डाला। अगर हमने फर्स्ट बॉल निकाली, उसे देखा, कलर नोट किया और वापस बैग नहीं रख दिया, वापस बैग के अंदर रख दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, विद रिप्लेसमेंट। अगर बॉल उठा के बाहर रख देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, विदाउट रिप्लेसमेंट उठा के बाहर रख दोगे तो उसे क्या बोलेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में क्या है कि बॉल उठाएंगे और बाहर रख देंगे, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, कार्ड्स को टू कार्ड्स आर ड्रॉन 1/1 without replacement from a well-shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability that the one card is red and other card is black. हमने दो कार्ड निकाले, विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दो कार्ड्स में से एक रेड आए एक ब्लैक आए। बहुत सिंपल है, क्या हो सकता है कि मैं बैग में से बॉल कार्ड निकालूं तो फर्स्ट कार्ड ही रेड आ जाए एंड
सेकंड कार्ड क्या आ जाए, ब्लैक। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, और क्या फर्स्ट कार्ड ब्लैक हो जाए एंड सेकंड कार्ड क्या हो जाए, रेड हो जाए। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब जो कार्ड बाहर आ जाएगा वो बाहर ही रुक जाएगा, तो टोटल कार्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे। टोटल कार्ड्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे, मैंने फर्स्ट कार्ड देखो ना, 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 26 कार्ड्स रेड होते हैं, 26 कार्ड्स ब्लैक है। मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला, वो रेड है, रेड है तो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 26 रेड कार्ड है तो 26/52। ठीक है जी, 26/52। मेरा एक कार्ड बाहर आ गया क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, मैंने उसे बाहर रख दिया, तो टोटल कार्ड्स कितने बचे, टोटल कार्ड्स बच गए हैं 51। बट ब्लैक वाले कितने कार्ड्स हैं, 26 ही है, तो 26 में से ही सिलेक्ट होगा, तो 26/51 ही बन के आ जाएगा। क्लियर है। प्लस जब मैं ब्लैक वाली टर्म फाइंड आउट करता हूं, ब्लैक वाली कितनी टर्म्स हैं, ब्लैक वाली, पहले ब्लैक वाली टर्म की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ब्लैक वाली, तो कितना आंसर हो जाएगा, 26/52 इनटू रेड वाली टर्म के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब टोटल में तो 1 रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, बॉल कार्ड बाहर आया, बाहर ही रुक गया। अब ब्लैक के लिए, सॉरी ब्लैक से तो पहले निकाला ना, रेड के लिए कितने कार्ड्स हैं, 26 ही कार्ड्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लोगे, मैं कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा। करना आता है ना आपको, मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लिख दोगे, हो जाएगा। मैं कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, तो आप कैलकुलेशंस को अपने आप सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल हो जाएगा जी। ए बैग कंटेन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ए बैग कंटेन 3 व्हाइट 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स। कोई बैग है, उसमें से ये बॉल्स पता है, कितनी कितनी बॉल्स पता है। बैग कंटेन 3 व्हाइट 4 black and 2 red balls. If 2 balls are drawn at a random, मतलब 2 balls को ड्रॉ करोगे विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बॉल वापस अंदर नहीं जाएगी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर व्हाइट। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि दोनों बॉल्स व्हाइट हो जाए। क्लियर है, दोनों बॉल्स व्हाइट हो जाए मतलब पहली भी व्हाइट एंड दूसरी भी व्हाइट। मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, बट मैं थोड़ा थ्योरेटिकल भी लिख के दिखा देता हूं इस क्वेश्चन में। अगर फर्स्ट व्हाइट आएगी प्रोबेबिलिटी, देन जिस टाइम हम सेकंड बॉल फाइंड आउट करेंगे तो गिवन क्या है, क्या फर्स्ट बॉल व्हाइट आ गई है। मेरे को पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा लिखना चाहिए था, बट मैंने लिखा नहीं था थ्योरेटिकल टर्म, इस क्वेश्चन में मैंने लिख के दिखा दिया। क्या फर्स्ट बॉल व्हाइट आएगी, देन सेकंड बॉल व्हाइट आएगी, गिवन क्या है, क्या फर्स्ट बॉल ऑलरेडी व्हाइट आ गई है। गिवन टर्म मैंने इसे लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या आएगी, 3 बाय कितनी टर्म्स हैं, 7 9, 3/9 इनटू, जब एक बॉल व्हाइट बाहर आ गई तो इसमें व्हाइट बॉल्स कितनी बची, एक बॉल बाहर आ गई तो 2 व्हाइट हो गई है, तो सेकंड व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 अपॉन, क्योंकि एक बॉल व्हाइट में से भी बाहर आ गई, टोटल में से भी एक बाहर आ गई, तो 2/8। ठीक है जी, 2/8 बन गया टर्म। तो 1/3 इंटू 1/4, तो हमारा फाइनल आंसर 1/12 हो जाएगा। फाइनल आंसर 1/12 बनकर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था। ए बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। कोई बैग है, उसमें एक व्हाइट, एक रेड और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। 1 रेड है एंड 3 व्हाइट बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा टेबल बनाएंगे, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज के लिए करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अगर 2 बॉल्स ड्रॉ करोगे तो हमने नंबर ऑफ रेड बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है, बट 1 बाय 1 सिलेक्ट करना, और वो भी एक एक करके बॉल सिलेक्ट करना। देखो 2 बॉल्स हैं, जब मैं 2 बॉल सिलेक्ट करूंगा, हमारे पास रेड बॉल तो 1 पता है, 2 बॉल सिलेक्ट करेंगे तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, 2 ही टर्म्स हो सकती है कि मैं एक्स ले लेता हूं, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, मैंने उसे एक्स लिख लिया। तो जब मैं पहला केस लेता हूं, क्या कोई भी रेड बॉल ना आए, कि बॉल्स कितनी सिलेक्ट करनी है, 2, बट दोनों में से कोई भी रेड ना आए, 1 बाय 1 करनी है, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। जब पहली बॉल मैंने सिलेक्ट की तो वो रेड ना आए, तो रेड नहीं आएगी तो व्हाइट आएगी, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4।
जब रेड नहीं आएगी तो व्हाइट होगी ना, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 3/4। एक बॉल बाहर आ गई तो सेकंड बॉल फिर से ड्रॉ की, सेकंड बॉल की व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी तो 2/3। समझ आया ना, क्योंकि एक बॉल व्हाइट में से रिड्यूस होगी तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 2 बच गई और टोटल 4 थी तो वो 3 आ गई। तो ये आंसर क्या बन के आएगा 1/2। नेक्स्ट केस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 मतलब 1 रेड बॉल आ जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 मतलब 1 रेड बॉल आ जाए। हमारे पास 2 रेड है ना, तो एक बॉल रेड हो जाए। एक बॉल रेड कैसे आ सकता है कि मैंने बॉल निकाली, फर्स्ट रेड आ गई, फर्स्ट रेड एंड सेकंड क्या है व्हाइट। और केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट व्हाइट हो जाए एंड सेकंड रेड हो जाए, फर्स्ट व्हाइट हो जाए एंड सेकंड रेड हो जाए। दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रेड बॉल एक आएगी, रेड बॉल एक के लिए कंडीशन ये लगा। अब देखते हैं फर्स्ट रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 इनटू, अब कितनी बॉल्स बच गई 3, और 3 की 3 व्हाइट है और व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/3, 3/3 बन गया। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, अगर फर्स्ट व्हाइट आ गई, फर्स्ट व्हाइट आ गई तो कितना हो जाएगा 3/4। अब एक बॉल बाहर आ गई तो टोटल 4 बॉल्स से अब कितनी बॉल्स बच गई हैं 3, बट सेकंड रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। इसे कैंसिल कर देंगे तो ये कितना बन के आएगा, ये भी 1/4 प्लस 1/4 आ गया, तो ये 1/2 ही हो गया। अब बॉल्स तो 2 ड्रॉ करनी है, 2 रेड बोलूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास रेड बॉल ही कितनी गिवन है 1 गिवन है। इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बना देते हैं, मतलब इसे टेबल फॉर्म ऐसे लिख देते हैं। कैसे टर्म कि x और इस पर प्रोबेबिलिटीज लिख देते हैं कि 0 आउटकम सेलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आई, 1 रेड बॉल सेलेक्ट की तो प्रोबेबिलिटी फिर भी 1/2। इस टेबल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया क्या बोल दिया मैंने? क्लियर हो गया क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हर चाइल्ड इक्वली लाइकली है टू बी बॉय और अ गर्ल, बॉय या गर्ल होने के लिए। इफ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ द गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। क्लियर है? देखो क्या है, टोटल सैंपल स्पेस क्या हो सकती है, या तो बॉय बॉय होंगे, बड़ा भी बॉय छोटा भी बॉय, बॉय गर्ल हो सकता है, या फिर गर्ल बॉय हो सकता है, या फिर गर्ल गर्ल हो सकती है। यही पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम सैंपल स्पेस यही हो सकती है ना। अब क्वेश्चन में क्या है कि फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर गर्ल्स। देखो मैं ए लेट कर लेता हूं बोथ गर्ल्स, मैं प्रॉपर वे से सब्जेक्टिव पैटर्न से लिख के दिखा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली कर सकते हो, कर सकते हैं, बट आप लिखना प्रॉपर सब्जेक्टिव वे से ही क्वेश्चन को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्टली कुछ भी करो, सब्जेक्टिव है तो पूरा लिख के करना। बोथ गर्ल्स, अगर दोनों गर्ल्स हैं तो क्या सैंपल स्पेस होगी, गर्ल गर्ल। बी क्या है, यंगेस्ट गर्ल। देखो यंगेस्ट गर्ल है तो क्या सैंपल स्पेस होगी, बी जी एंड जी जी। ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जी जी, कॉमन ऑफ बोथ द टर्म्स इज जी जी। टोटल सैंपल स्पेस कितनी है 4 पता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स, मतलब किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना, और क्वेश्चन में ये है गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, गिवन क्या है, यंगेस्ट गर्ल है, तो ए गिवन बी फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट होगा ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना आया था 1 आउटकम्स, टोटल कितने हैं 4, डिनोमिनेटर में कितना बताया बी, बी मतलब 2/4, तो फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा 1/2 फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल
ऑन अ बिजी क्रॉसिंग एक्स इज 30%. What is the probability of finding a green signal X on 2 consecutive days out of 3? अच्छा 3 दिन में से कितने दिन पर वो ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, ये हमने फाइंड आउट करना. मतलब ग्रीन नहीं है तो वो रेड सिग्नल होगा ना. अगर ग्रीन सिग्नल नहीं है तो हमें रेड सिग्नल मिल सकता है. अब कंसेक्यूटिव डेज के ऊपर बोला कि 3 में से कितने दिन में कंसेक्यूटिवली ग्रीन सिग्नल मिल सकता है. देखो क्या हो सकता है कि डे 1 आप जाओ, रेड सिग्नल मिल गया, डे 2 ग्रीन मिल गया, डे 3 भी ग्रीन मिल गया. एक तो केस ये हो सकता है. और हमने कंसेक्यूटिव लेके जाना है तो रेड सेकंड पे तो जाएगा नहीं है बिल्कुल भी. कंसेक्यूटिव बोला है ना, तो कंसेक्यूटिव के लिए रेड सेकंड के ऊपर नहीं जाएगा. एक सेकंड. अगर कंसेक्यूटिव के लिए बोला है तो रेड सेकंड के ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगा. तो अगर दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहला ग्रीन मिल जाए, दूसरा ग्रीन मिल जाए और थर्ड वाला रेड सिग्नल मिल जाए. बस यही दो प्रोबेबिलिटी. अब नेक्स्ट डे के ऊपर जब जाएगा तो वो सारे इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, क्योंकि फर्स्ट डे का सेकंड डे के ऊपर कोई इफेक्ट तो है नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो रेड सिग्नल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, ग्रीन सिग्नल की 30% है, ये गिवन है. क्या ग्रीन सिग्नल की प्रोबेबिलिटी कितनी पता है? 30/100. तो रेड सिग्नल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 70/100. ठीक है जी. तो रेड सिग्नल अगर फर्स्ट डे मिल गया तो 70/100, सेकंड डे गए तो ग्रीन सिग्नल 30/100, नेक्स्ट दिन गए तो वो 30/100, और फर्स्ट दिन ग्रीन के ऊपर गए तो 30/100, सेकंड दिन ग्रीन के ऊपर गए तो 30/100, थर्ड दिन ग्रीन रेड के ऊपर गए तो 70. क्लियर है? तो ये क्या बन के आएगा? 7/10, 3/10, 3/10 प्लस 3/10, 3/10, 7/10. ठीक है जी. तो ये कितना आ जाएगा? 63/1000, 63/1000, 126/1000 हो गया, मतलब 63/500 फाइनल आंसर. मैं बार बार बोलता हूं, प्लीज कैलकुलेशन आप हमेशा अपने आप करना. मैं कुछ क्वेश्चंस में तो करूंगा भी नहीं, कैलकुलेशन मेरी चेक भी करते जाना और अपने आप ही करना कैलकुलेशन. हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था. ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विंस द गेम. बड़ा एक कॉमन एंड अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A and B throw a die alternately till one of them gets a 6 and wins the game. Find their respective probabilities of winning if A starts the game. अगर A गेम स्टार्ट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी. देखो, अगर A गेम स्टार्ट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. एक मिनट. अगर सिंपल चीज है, A एंड B गेम स्टार्ट करेंगे, विनर कब होंगे? जब 6 आ जाएगा. अगर ए ने गेम स्टार्ट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मैं नॉर्मली बताता हूं कि विनर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 आना. 6 कब आता है? 1 अपॉन टोटल फेवरेबल 6. ए नॉट कितना हो जाएगा? 5/6. सिमिलरली अगर मैं बी के ऊपर बात करूं तो बी विनर तो सेम ही केस में होगा ना, कि 1/6, और बी नॉट भी कितना होगा? 5/6. बट हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स द गेम फर्स्ट. अगर ए ने गेम स्टार्ट की तो हमने विनर होने की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी. विनर किस तरह से हो सकता है कि अगर ए ने गेम स्टार्ट की, मैं सपोज करो मैं पहले ए को विनर बनाना चाहता हूं. ए विनर, ए विनर किस तरह से होगा? ए एंड बी दो पर्सन हैं गेम खेलने. फर्स्ट पर्सन की टर्न आई, 6 आ गया, गेम खत्म, विनर हो गया. 6 आ जाएगा, विनर हो गया, कोई प्रॉब्लम. अगर ए विनर ना हुआ, ए नॉट आ गया, विन हमने ए को करवाना है, तो बी तो कभी विनर ही नहीं होगा. बी क्या हो जाएगा? नॉट विनर. तो विनर ए होना चाहिए ना. तो नेक्स्ट उसकी टर्न आई, विनर हो गया, गेम खत्म. नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि ए ने गेम स्टार्ट की, ए विनर नहीं है, बी विनर नहीं है, बाय चांस फिर ए विनर ना आए, फिर किसकी टर्न आएगी? बी की. बी ने तो विनर होना ही नहीं है, फिर वापस टर्न ए की, तो ए विनर हो गया. अप टू सो ऑन इन्फिनिटी. ये तो केसेस चलते ही जाएंगे, कोई एंड ही नहीं है. सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि किसी का किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता गेम खेलने से. तो ए विनर, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/6. ए नॉट 5/6, बी नॉट भी 5/6 ही है. वापस ए की टर्न आई तो 1/6. ए नॉट 5/6, बी नॉट 5/6, फिर ए नॉट 5/6, फिर बी नॉट 5/6,
फिर ए की प्रोबेबिलिटी 1/6, अप टू सो ऑन, ये प्रोसेस चलता ही जाएगा। क्लियर है? 1/6 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच के आएगा 1 + 5/6 होल स्क्वायर, 5/6 पावर 4 अप टू सो ऑन इनफिनिटी। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी बन गई। जीपी में इसमें ए वैल्यू 1 पता है, आर वैल्यू पता है 25/36, देख रहे हैं ना, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर करोगे तो आर आ जाएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता था a/1 - r, a/1 - r, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। क्लियर है? तो इस केस में जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना बनेगा 1/6, ए वैल्यू कितनी पता है 1, आर वैल्यू कितनी पता है 25/36, 1/6 1/36 - 25, 36 - 25/36, 1/6 इंटू 36/11, 6 हो गया 6/, तो ये ए के विनर होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 6/11। क्या प्रोबेबिलिटी आ गया ए के विनर होने की 6/11। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन आ गया 6/11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, तो 1 - 6/11, तो फाइनल आंसर 5/11, फाइनल आंसर 5/11 ही बन के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिस, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दी हुई है, वेयर के इज द रियल नंबर। हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है, के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर लेस देन 2 एंड फॉर ग्रेटर देन 2, हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक्स वैल्यू 0 पुट कर दो, देखो ना सारी टर्म्स गिवन है, प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है, पहले भी डिस्कस कर दिया मैंने। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा ही 1 होता है, के 2k 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो मतलब 6k इज इक्वल टू 1, के वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6, के वैल्यू 1/6 हो जाएगी। क्लियर है? के वैल्यू आ गई 1/6। नेक्स्ट, अगर के वैल्यू 1/6 होगी तो 0 के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखो ना, मैं इसी तरह से कर देता हूं। सेकंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, लेस देन 2 है तो क्या क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। 0 कब होगा k के ऊपर, 1 कब होगा 2k के ऊपर, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 3k, k वैल्यू कितनी पता है 1/6, तो फाइनल आंसर 1/2, फाइनल आंसर 1/2 हो गया। क्लियर है? थर्ड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 तो यही हो गया ना अदरवाइज, तो वो तो अदरवाइज हो गया ना ग्रेटर देन 2, तो अदरवाइज तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एंड सिर्फ 0 हो जाएगा, सिर्फ एंड सिर्फ 0 बन के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, द नंबर ऑफ हेड्स इन साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 2 पॉइंट्स। हेड्स के लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो हेड के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सैंपल स्पेस क्या होती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हमारी सैंपल स्पेसेस। अब नंबर ऑफ हेड्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ हेड्स मतलब या तो कोई भी हेड ना है, मतलब मैं एक्स क्या ले लेता हूं, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स एक्स लिख लिया, तो या तो कोई भी हेड ना आए, अगर कोई भी हेड नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल टेल है डिवाइडेड बाय 4, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब 1 हेड आए, 1 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होती है 2/4, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब 2 हेड आ जाए, 2 हेड मतलब 1/4। बस यही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसे ज्यादा से ज्यादा आप बॉक्स फॉर्म में बना दोगे, सॉरी कुछ ऐसे बना दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के लिए
क्या टर्म बन के आएगी, x प्रोबेबिलिटी 0 के लिए 1/4 है, 1 के लिए 1/2 है और 2 के लिए 1/4। बस इसी तरह से बना दोगे, बस क्लियर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आया हुआ पेपर में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन 2019 का। लेट x is equal to random variable which assumes the value of x1, x2, x3, x4 such that probabilities हमें given दी हुई है। Twice of probability of x is equal to x1, thrice of this number equal to this। देखो नेक्स्ट वाली टर्म सिंगल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to x3 एंड इसमें भी 5 है। अगर जो सिंपल वाली टर्म है, अगर मैं उसे k लेट कर लेता हूं, देखो मैं किसे k लेट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to x3 is equal to मैं k लेट कर लेता हूं, कुछ भी एज्यूम कर लो, p लिख लो, k लिख लो, इसे मैंने k एज्यूम कर दिया। तो अपने आप सोचो अगर ये k है तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1 वैल्यू, इस स्टेप की वैल्यू इसे इक्वल टू k करोगे तो क्या बन के आ जाएगा, k/2, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर ये k के साथ इक्वेट कर रहे हो तो 3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 कैसे आएगा, x इज इक्वल टू, यहां पे ना मैं कैपिटल X डाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू k/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू k/5। ठीक है जी, सारे नंबर्स आ गए, k/2, k/3 एंड k/5। अब सारी टर्म्स का सम है जो k/2, k/3, k/5 इज इक्वल टू क्या पता है 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 है। एलसीएम लगा दो, एलसीएम क्या होगा, 30 एलसीएम आ जाएगा, 30k प्लस 15k प्लस 10k प्लस 6k इज इक्वल टू 1 बन गया। कितना बन के आ जाएगा टोटल, 45, 55, 61k इज इक्वल टू 30। चेक कर लो प्लीज आंसर, ठीक है। 45 हो गया, 10 55 हो गया, प्लस 6 60, k इज इक्वल टू 30/61। अब सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, बट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। अब इसी जगह पे वैल्यू लिख देता हूं मैं। तो k के लिए आंसर क्या आ गया, 30/61। k/2 मतलब इसे मैं इस जगह पे पुट करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 30/61 मतलब 15/61। इस जगह पे पुट करोगे तो कितना आएगा, 10/61। मैं k की वैल्यू पुट कर रहा हूं और 6/61। तो यही हमारा फाइनल आंसर है फॉर द प्रोबेबिलिटी